अब हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ यूरेथ्रोप्लास्टी टेक्निक। रिकंस्ट्रक्शन में क्या क्या प्रिंसिपल होता है? तो पहला होता है एनाटॉमिकल रिस्टोरेशन। जो हम एनाटॉमिकल रिस्टोरेशन करते हैं उसमें हमें सबसे पहले म्यूकोसा टू म्यूकोसा एनास्टोमोसिस करनी रहती है और वो भी टेंशन फ्री एनास्टोमोसिस करनी होती है। और ये जो बेस्ड होता है वो होता है कोरेटिव ट्रायड्स। कोरेटिव ट्रायड्स क्या कहता है कि कोई भी टेंशन नहीं होना चाहिए, म्यूकोसा टू म्यूकोसा एनास्टोमोसिस होना चाहिए और जो कैलस है वो हमें रिमूव कर देना चाहिए। तो एक्सीजन ऑफ कैलस, नो टेंशन, म्यूकोसा टू म्यूकोसा एनास्टोमोसिस, ये रहता है कोरेटिव ट्रायड। अब हम बात करें कि दूसरा क्या रहता है, एनाटॉमी हो गई। अब फिजियोलॉजी देख लेते हैं। फिजियोलॉजी में हमें पेशेंट का कॉन्टिनेंस प्रिवेंट मेंटेन करके रखना चाहिए, पोटेंसी को मेंटेन करके रखना चाहिए और पेनाइन लेंथ को मेंटेन करके रखना चाहिए। और ये हम कैसे करते हैं? बाय प्रिजर्विंग द न्यूरोवास्कुलर और स्पंजियोसल इंटीग्रिटी। तो पहले जो रहता है एनाटॉमी हमने मेंटेन कर लिया। अब फिजियोलॉजी की एनाटॉमी में हम लोग जो रहता है यूरेथ्रल कंटिन्यूटी और ल्यूमेन का कैलिवर जो रहता है वो रिस्टोर करते हैं। तो ये एनाटॉमी रिस्टोर कर दिया। और ये कैसे अचीव करते हैं हम लोग? म्यूकोसा टू म्यूकोसा टेंशन फ्री एनास्टोमोसिस करके। और ये जो रहता है इस बेसिकली कोरेटिव ट्राइड पे बेस्ड रहता है, जिसमें कोई भी टेंशन नहीं होना चाहिए, म्यूकोसा टू म्यूकोसा एनास्टोमोसिस होनी चाहिए और कैलस का एक्सीजन करना चाहिए। फिर उसके बाद फिजियोलॉजी में हम लोग मेंटेन करना चाहिए कॉन्टिनेंस, पोटेंसी और पेनाइल लेंथ बाय प्रिजर्विंग द न्यूरोवास्कुलर बंडल एंड स्पंजियोसल इंटीग्रिटी। फिर फिजियोलॉजी के बाद जो तीसरा रहता है टिश्यू। टिश्यू जो रहता है उसमें हम लोग कॉर्पस स्पंजियोसम का जो रहता है उसको प्रिजर्व करना चाहिए और उसकी ब्लड सप्लाई जो रहती है इम्पोर्टेंट होती है, उसको इंश्योर करना चाहिए। और जो ग्राफ्ट लगा रहे हैं उसकी सर्वाइवल भी जरूरी है, ब्लड सप्लाई जरूरी है। तो ये बेसिकली तीन चीज़ें जो रहती हैं प्रिंसिपल मेन रहता है, एक एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और फिर हिस्टोलॉजी। जो टिश्यू रहता है उसकी ब्लड सप्लाई जरूरी रहती है। अब इंडिविजुअल जो रहता है अगर हम बात करें तो चॉइस सर्जरी जो रहती है चॉइस की उस पर स्ट्रक्चर के साइड पे बेस्ड होती है, स्ट्रक्चर के लेंथ पे, इटियोलॉजी, प्रायर सर्जरी और स्पंजियोफाइब्रोसिस। तो ये एक इंडिविजुअल डिसीजन होता है, ना कि गोल्ड स्टैंडर्ड। कोई भी सर्जरी गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है, बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल क्वालिटी। तो अगर क्लासिफिकेशन की बात करें यूरेथ्रोप्लास्टी तो सबसे पहले होता है एक्सीजन एंड प्राइमरी एनास्टोमोसिस। इसमें क्या होता है? दो टाइप के होते हैं, एक होता है ट्रांससेक्टिंग जो कि क्लासिकल है और एक नॉन ट्रांससेक्टिव जिसको जॉर्टन ने बताया था, बल्बर स्पेयरिंग भी होता है। यूजुअली ये जो स्ट्रक्चर होता है वो मोस्ट कॉमनली बल्बर रीजन में ही होता है। तो बाय डिफॉल्ट अगर हम बात करें तो बल्बर रीजन की ही बात करें तो एक्सीजन प्राइमरी एनास्टोमोसिस जो रहता है यूजुअली शॉर्ट जो 2 सेंटीमीटर से कम होता है, उसमें एक्सीजन एंड प्राइमरी एनास्टोमोसिस करते हैं और उसकी लोकेशन बल्बर रीजन में होना चाहिए और स्ट्रक्चर जो रहना चाहिए ट्रॉमा की वजह से होना चाहिए, कोई भी रेडिएशन नहीं होना चाहिए। फिर जो दूसरा अगर हम बात करें टेक्निक कैटेगरी तो वो होता है ऑगमेंटेड एनास्टोमोस्टिक होता है। उसमें हम लोग जो रहता है बेसिकली रिसेट करके डॉर्सल या वेंट्रल म्यूकोसा ग्राफ्ट लगाते हैं और यूजुअली जो रहता है 2 to 3 सेंटीमीटर जो रहता है बल्बर स्ट्रक्चर में लगाते हैं और ल्यूमेन इसमें अगर नैरो रहता है तब लगाते हैं। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं? ऑगमेंट करते हैं। ऑगमेंट करने का मतलब होता है दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है सब्सटीट्यूशन, एक होता है ऑगमेंटेशन। तो ऑगमेंटेशन में हम जो रहता है हल्का फुल्का हटा के यहाँ पे और ग्राफ्ट से इसको ऑगमेंट करते हैं, तो ये पतला जो ल्यूमेन रहता है वो बड़ा हो जाता है, तो ये ऑगमेंटेशन होता है। जबकि सब्सटीट्यूशन में क्या रहता है कि पूरा का पूरा जो स्कार टिश्यू है वो रिमूव करते हैं और उसको रिमूव करके वहाँ पे बीएमजी लगाते हैं, तो ये सब्सटीट्यूशन होता है। दोनों का प्रिंसिपल ऑलमोस्ट सेम होता है बट अलग अलग कैटेगरी रहती है। दोनों में वेंट्रल और डॉर्सल ग्राफ्ट लगाते हैं। फिर जो दूसरा रहता है सब्सटीट्यूशन यूरेथ्रोप्लास्टी, इसमें जो रहता है सब्सटीट्यूशन यूरेथ्रोप्लास्टी में हम लोग डॉर्सल ग्राफ्ट लगा सकते हैं। डॉर्सल जो रहता है बारवेगली या कुलकर्णी मेथड से लगा सकते हैं। फिर वेंट्रल लगा सकते हैं, यूजुअली इसको अवॉइड करते हैं क्योंकि देयर इज चांस ऑफ डायवर्टिकुलम फॉर्मेशन, सपोर्ट नहीं मिलता है। फिर तीसरा जो रहता है डॉर्सल इनले लगा सकते हैं जिसको बोलते हैं असोपा। तो ये यूजुअली लॉन्ग मोर देन 2 सेंटीमीटर में इसको प्रीफर करते हैं इन केस ऑफ एंटीरियर स्ट्रक्चर। फिर अब अगला जो रहता है स्टेज रिपेयर करते हैं। अगर पैन पेनाइल यूरेथ्रल स्ट्रक्चर है, जैसे पैन यूरेथ्रल स्ट्रक्चर है या पेशेंट को पहले बीएक्सओ हो चुका है या फेल्ड हाइकोस्पेडियास है, तो ऐसे केसेस में हम जॉनसन या ब्रैका 2 स्टेज रिपेयर करते हैं। जॉनसन में हम लोग यूजुअली जो रहता है सिर्फ जो पेनिस रहता है उसको मार्सुप्लाइज कर देते हैं, यूरेथ्रा को मार्सुप्लाइज ले ओपन कर देते हैं स्टेज 1 में, जबकि ब्रैका में ले ओपन करने के बाद उसके ऊपर बीएमजी लगाते हैं।
फिर स्टेज 2 दोनों का सेम रहता है, उसमें ट्यूबलराइजेशन करते हैं। फिर अगला जो रहता है फ्लैप यूरेथ्रोप्लास्टी होता है, जो कि बहुत रेयर यूज होता है। फ्लैप यूरेथ्रोप्लास्टी जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर है आजकल, ऑगमेंटेड या सब्स्टिट्यूशनल यूरेथ्रोप्लास्टी होता है। तो इसमें जो रहता है एक हम सर्कुलर फ्लैप लेते हैं जिसको बोलते हैं मैकेनिज सर्कुलर फ्लैप, और दूसरा जो रहता है जॉर्डन क्यू फ्लैप। और भी बहुत सारे टेक्निक होते हैं। और फ्लैप यूरेथ्रोप्लास्टी तब करते हैं जब ग्राफ्ट का बेड, यूजुअली जब हम एनास्टोमोटिक या सब्स्टिट्यूशनल यूरेथ्रोप्लास्टी करते हैं तो उसमें अगर ग्राफ्ट अच्छा नहीं है तो ऐसे केस में हमें फ्लैप यूरेथ्रोप्लास्टी करना होता है। और जो टिश्यू इस्कीमिक है तो सब्स्टिट्यूशनल यूरेथ्रोप्लास्टी करना होता है। अगर हम बात करें ग्राफ्ट और फ्लैप कॉम्बिनेशन का, तो ये भी एक टेक्निक होता है। इसमें हम लोग यूजुअली जो रहता है बीएमजी के साथ हम लोग फ्लैप भी यूज करते हैं, और इसमें जो बीएमजी यूज करते हैं डबल फेस बीएमजी यूज करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में होगा, जितनी कटिंग सर्जरी उतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रहता है उसी में यूज करते हैं, लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में। फिर ग्राफ्ट और फ्लैप के साथ पहले हमने क्या यूज किया, पहले सिर्फ ग्राफ्ट यूज किया। ग्राफ्ट यूज कर रहे हैं तो उसको ऑगमेंटेड या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। फिर हमने फ्लैप यूज किया, फिर ग्राफ्ट और फ्लैप कंबाइन यूज कर दिया। अब उसके एक स्टेप और आगे बढ़ गए, हमने मसल असिस्टेड यूरेथ्रोप्लास्टी किया। मसल असिस्टेड में हम लोग बेसिकली डाटो सबसे पहले यूज करते हैं, क्योंकि सबसे पास में वो रहता है। अगर उससे काम नहीं बनना है तो टिनका वेजाइनालिस, उससे भी नहीं बनना है तो ग्रेसिलिस, और उससे भी नहीं बनता है तो रेक्टस एब्डोमिनिस या फेशियल आटा यूज कर सकते हैं। ये बेसिकली यूज करते हैं इस्कीमिक या रिकरेंट स्ट्रक्चर्स में। फिर अब बात करें पेरिनियल यूरेथ्रोस्टमी। अगर पैन यूरेथ्रा स्ट्रक्चर है, कोई भी सर्जिकल ऑप्शन नहीं है, तो ऐसे केस में पेशेंट जो है यूरिन पास करे तो हम लोग पेरिनियल यूरेथ्रोस्टमी करते हैं। यूजुअली ये दो तरीके से कर सकते हैं, ब्लैंडी और जॉनसन। ब्लैंडी में हम लोग ऐसे यू शेप्ड या वाई शेप्ड इंसिजन देते हैं, यू या वाई जो भी बोले। जबकि जॉनसन में हम लोग सेवन सेवन ऐसे सेवन बनता हुआ स्ट्रक्चर, सेवन बनता हुआ इंसिजन देते हैं। ये जॉनसन रहता है पेरिनियल यूरेथ्रोस्टमी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एक्सीजन और प्राइमरी एनास्टोमोसिस का, तो म्यूकोसा टू म्यूकोसा एनास्टोमोसिस करते हैं, और इसमें पूरा का पूरा जो रहता है स्कार टिश्यू एक्सरसाइज कर दिया है। और सबसे पहले ये 12 o'clock, और फिर इधर जो रहता है 6 o'clock और 12 o'clock में अच्छे से एनास्टोमोसिस करते हैं। ये यूजुअली बहुत ही छोटे लेस देन 2 सेंटीमीटर बल्बर स्ट्रक्चर का में यूज करते हैं, और वो भी ट्रोमेटिक टाइप में। इसमें क्या रहता है, स्पंजियोसम इंटैक्ट रहता है और वस्कुलरिटी भी काफी अच्छी रहती है। प्रॉब्लम ये रहता है कि इसमें ईडी डेवलप कर सकता है। तो इसमें क्या रहता है, जो स्पंजियो फाइब्रोसिस है उसको कम्प्लीटली एक्सरसाइज कर देते हैं, एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। फिर वाइड स्पैचुलेटेड एंड टू एंड म्यूकोसल एनास्टोमोसिस हम लोग परफॉर्म करते हैं एट 12 o'clock एंड 6 o'clock। और टेंशन फ्री एनास्टोमोसिस होता है। टेंशन फ्री एनास्टोमोसिस का जो रूल होता है हमने शुरू में बताया था, क्या होता है, कोराइटिव ट्रायड। तो कोराइटिव ट्रायड जो रहता है टेंशन फ्री अप्रोक्सीमेशन हर जगह फॉलो होता है, दैट इज कोराइटिव ट्रायड, ये फॉलो करना रहता है। इसमें वेरिएंट क्या होता है, सबसे पहले होता है जॉर्डन्स वेरिएंट होता है। जॉर्डन ने क्या किया था, जो वल्बर आर्टरी था उसको प्रिजर्व किया था, इसलिए इसको जॉर्डन वेसल स्पेयरिंग भी बोलते हैं। इससे फायदा क्या होता है वल्बर आर्टरी से, इससे इरेक्टाइल फंक्शन जो रहता है रिटेन रहता है। फिर जो दूसरा रहता है एक क्लासिकल, तो मेन तो ट्रांजेक्टिंग वाला डिस्कस कर लिया, इसमें फुल एक्सरसाइज करके ट्रांजेक्ट करते हैं, बट इसमें ईडी के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए जॉर्डन ने वल्बर आर्टरी को स्पेयर किया था। एक नॉन ट्रांजेक्टिव टाइप का ईपीए होता है, उसमें हम लोग जो रहता है सिर्फ स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चरोटमी करते हैं, और इसमें कॉर्पस स्पंजियोसम नहीं कट करते हैं। तो इससे फायदा क्या होता है कि पेनाइल शॉर्टनिंग नहीं होती है और वस्कुलरिटी अच्छी रहती है। तो ये नॉन ट्रांजेक्टिव टाइप का होता है। फिर अगर हम सक्सेस रेट की बात करें तो लेस देन 2 सेंटीमीटर कैटेगरी में बल्बर यूरेथ्रा में ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव सर्जरी होता है। ऑलमोस्ट 95 to 98% सक्सेस रेट होता है, बट 5% लोगों में ईडी डेवलप कर जाता है। और पेनाइल हम जो रहता है, हमने जो कॉर्पस स्पंजियोसम है उसको काटा है, तो पेनाइल शॉर्टिंग के चांसेस रहते हैं, ग्लांस हाइपोस्थीसिया हो जाता है। फिर अब दूसरी टेक्निक बात करें तो दूसरी टेक्निक है ऑगमेंटेड एनास्टोमोटिक यूरेथ्रोप्लास्टी। ऑगमेंटेड में क्या करते हैं, स्कार जो रहता है उसको एक्सरसाइज करते हैं, और फिर हम लोग ग्राफ्ट यूज करते हैं, आइदर डॉर्सल या वेंट्रल, किसी भी टेक्निक से यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन टेक्निक से। तो इससे जो रहता है यूजुअली हम लोग 2 से 3 सेंटीमीटर का डिफेक्ट रहता है यूज करते हैं। अगर 4 सेंटीमीटर से ज्यादा डिफेक्ट रहता है तो उसमें नहीं यूज करते हैं, उसमें ग्राफ्ट फेल होने के चांसेस रहते हैं। अगर डॉर्सल ग्राफ्ट यूज करते हैं तो इसको बारबेगली बोलते हैं या कुलकर्णी बोल सकते हैं। वेंट्रल ग्राफ्ट यूज कर सकते हैं या डबल साइडेड ग्राफ्ट भी यूज कर सकते हैं फॉर कॉम्प्लेक्स केसेस में। तो हम इसमें जो है ऑगमेंटेड यूरेथ्रोप्लास्टी कर रहे हैं, यहाँ पे हमने डॉर्सल साइड में ये ग्राफ्ट से ऑगमेंट कर रहे हैं। ये ऑलमोस्ट सिमिलर होता है सब्स्टिट्यूशनल यूरेथ्रोप्लास्टी के। सब्स्टिट्यूशनल यूरेथ्रोप्लास्टी जो रहता है आजकल सबसे ज्यादा प्रिफर्ड करते हैं, और ये
इसमें जो ग्राफ्ट बेसिकली यूज करते हैं बकल म्यूकोसा ग्राफ्ट, वो गोल्ड स्टैंडर्ड होता है। अगर बीएमजी अवेलेबल नहीं है तो लिंगल म्यूकोसा भी यूज कर सकते हैं। बीएक्सओ में यूजुअली हम लोग जो रहता है पेशेंट जो बीएक्सओ वाले रहते हैं या पुअर ओरल कैविटी रहती है तो उसमें लिंगुअल ग्राफ्ट यूज कर सकते हैं। कई बार क्या होता है बीएक्सओ की वजह से हम लोग नियर बाई पेनाइल स्किन नहीं यूज कर सकते हैं, तो उसमें भी हम लोग बकल म्यूकोसा ग्राफ्ट यूज करते हैं। इसमें भी सेम वही रहता है किसी भी सर्जिकल टेक्निक की तरह। अगर ये दो, अगर हम लोग यूरेथ्रा को माने साइड से देख रहे हैं हम लोग, तो ये वेंट्रल है और ये डॉर्सल है। अब पहला टेक्निक ये हो सकता है कि हम लोग जो है वेंट्रल में ऊपर से लगाएं, तो इसको बोलते हैं वेंट्रल ऑनले। फिर दूसरा होता है डॉर्सल साइड में ऊपर से लगाएं तो ये डॉर्सल ऑनले। फिर जो तीसरा टेक्निक होता है उसमें हम लोग क्या रहता है कि वेंट्रल साइड में इंसिजन देते हैं, वेंट्रल साइज में इंसिजन देंगे तो वेंट्रल स्ट्रक्चरॉटमी करेंगे और फिर डॉर्सल में इन लाइन ग्राफ्ट लगाते हैं। तो यहाँ से जाते हैं स्ट्रक्चरॉटमी करके और यहाँ पे ग्राफ्ट लगाते हैं। ग्राफ्ट लगाया तो ये जो रहता है ये डॉर्सल इनलेट टेक्निक होता है थ्रू वेंट्रल। तो ये अशोका ने बताया था। तो क्या क्या होता है, सबसे पहले डॉर्सल टेक्निक देख लेते हैं। तो डॉर्सल ऑनले में दो टेक्निक होती हैं, एक होता है बारबेगली, दूसरा होता है कुलकर्णी। बारबेगली और कुलकर्णी में क्या डिफरेंस होता है, जैसे ये यूरेथ्रा है तो यूरेथ्रा को दोनों साइड से अगर हम फ्री करके कंप्लीट फ्री करके उठा लेते हैं और उसके बाद ग्राफ्ट लगाते हैं तो इसको बारबेगली बोलते हैं। कुलकर्णी ने एक साइड से किया था तो एक साइड का न्यूरोवास्कुलर बंडल जो रहता है प्रिजर्व रहता है। तो कुलकर्णी बेसिकली वन साइडेड डिसेक्शन करते हैं और इसमें जो रहता है फुल सर्कमफेरेंशियल मोबिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो इसमें जो रहता है ग्राफ्ट दोनों में डॉर्सल साइड प्लेस करते हैं। अब डॉर्सल साइड प्लेस करने से ग्राफ्ट का बेनिफिट क्या रहता है कि उसको सपोर्ट मिल जाता है, कॉर्पोरा का सपोर्ट मिल जाएगा और ग्राफ्ट का अपटेक भी काफी अच्छा होता है। ऐसा ही सेम टेक्निक जो था अशोका ने बताया था। अशोका ने बट जो बताया था उसमें पहले वेंट्रल यूरेथ्रोटमी किया था, फिर डॉर्सल साइड में ग्राफ्ट क्विल्टिंग करते हैं अशोका डॉर्सल इनले। तो इससे होता है कि हमें मोबिलाइजेशन करने की जरूरत नहीं होती है। फिर वेंट्रल ऑनले जो रहता है, वेंट्रल ऑनले में वेंट्रल सरफेस पे हम लोग करते हैं और ये काफी सिंपल रहता है बट सर्कुलेशन का रिस्क रहता है। वेंट्रल ऑनले टेक्निक जो रहता है कई लोगों ने बताया था कि किसी भी एक का क्रेडिट नहीं देते हैं। बारबेगली हो गया, मुंडी हो गया, ये सब जो था इन लोगों ने मिलके एक एक करके इस टेक्निक को रिफाइन किया था। अगर सक्सेस रेट की बात करें तो बीएमजी ग्राफ्ट का 90% सक्सेस रेट होता है। हमने ईपीए की बात की थी, ईपीए की जो सक्सेस रेट होता है 95% रहता है, तो सबसे ज्यादा ईपीए का रहता है। बीएमजी जो रहता है 90%। ऑगमेंटेड लेस देन 2 सेंटीमीटर है तो हम ईपीए करते हैं, 2 to 3 सेंटीमीटर है तो ऑगमेंटेड कर सकते हैं और उससे ज़्यादा बड़ा है तो सब्स्टिट्यूशन ही ऑप्शन रहता है। अब बात करते हैं स्टेज्ड यूरेथ्रोप्लास्टी। अगर पैन यूरेथ्रल स्ट्रक्चर है पेशेंट को या बीएक्सओ है या पहले की सर्जरी फेल हो गई है तो ऐसे केस में 2 स्टेप में सर्जरी करते हैं। पहले तो हम लोग जितना भी स्कार इसको निकाल लेते हैं और ले ओपन कर देते हैं। आइदर हम ले ओपन कर सकते हैं या दूसरा में हम लोग है ओपन करने के बाद यहाँ पे ग्राफ्ट प्लेस कर सकते हैं। तो अगर ले ओपन करते हैं तो इसको बोलते हैं जॉनसन टेक्निक बोलते हैं, और अगर ग्राफ्ट प्लेस करते हैं तो इसमें हम लोग बीएमजी लगा सकते हैं लिंगुअल, तो इसको ब्रैका बोलते हैं। अब जब हम इस सेम टेक्निक को अगर जॉनसन इसलिए बोलते हैं कि जॉनसन ने इसको यूरेथ्रल स्ट्रक्चर में बताया था जबकि ब्रैका ने इसको बताया था हाइपोस्पेडियास में। बट यूजुअली दोनों सिमिलर टेक्निक हैं, बस ग्राफ्ट का अंतर है। तो ग्राफ्ट अगर प्लेस करते हैं, ग्राफ्ट प्लेस करने के बाद हम लोग फिर स्टेप 2 में आफ्टर 6 मंथ ट्यूबलराइजेशन करते हैं। तो इसमें 2 वेरिएंट होते हैं, ब्रैका और जॉनसन। ब्रैका ने बीएमजी बकल म्यूकोसा ग्राफ्ट यूज किया था जबकि जॉनसन ने मार्सुप्लाइजेशन किया था। आउटकम इसका 5% और कम हो जाता है, 85% पे आ गए हम लोग। अभी तक 95% था ईपीए का, फिर 90% था ऑगमेंटेड या सब्स्टिट्यूशन का, फिर 85% ब्रैका और जॉनसन का। फिर उसके बाद हम बात करें फ्लैप का, तो फ्लैप जो रहता है सबसे पहले हम लोग मैकेनिज फ्लैप यूज कर सकते हैं। ये सर्कुलर फ्लैप होता है, इस तरीके से सर्कुलर फ्लैप होता है, पेनाइल शाफ्ट से बनाते हैं हम लोग। ये पैन यूरेथ्रल स्ट्रक्चर में यूज कर सकते हैं और गुड ब्लड सप्लाई मिलती है। फिर और भी फ्लैप होते हैं जैसे ब्लैंडीज फ्लैप और जॉर्डन क्यू फ्लैप। ब्लैंडीज फ्लैप में पिनो स्क्रोटल जो रीजन है वहाँ पे यूज करते हैं। ये बेसिकली पेनाइल और प्रीप्यूशियल रीजन से फ्लैप होता है। और जॉर्डन क्यू फ्लैप ये भी प्रीप्यूशियल स्किन फ्लैप होता है। तो जॉर्डन जो रहता है बेसिकली जॉर्डन क्यू फ्लैप की अगर हम बात करें तो बेसिकली डिजिटल स्ट्रक्चर के लिए यूज करते हैं, जबकि ब्लैंडीज फ्लैप जो रहता है पिनो स्क्रोटल रीजन में जब होता है तब यूज करते हैं। इस फ्लैप को यूजुअली अब हम लोग कंपोजिट यूरेथ्रोप्लास्टी नहीं करते हैं, फ्लैप
या ये इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है बीएमजी आने के बाद, बट अगर ज़रूरत पड़ती है तो इसको हम लोग ग्राफ के साथ कंबाइन कर सकते हैं। और ऐसे केस में हम लोग डॉर्सल साइड में ग्राफ लगाते हैं, यूजली डॉर्सल प्रेफर करते हैं और वेंट्रल साइड फ्लैप रख देते हैं। इससे मैक्सिमम ल्यूमेन मिलता है और ग्राफ्ट भी अच्छे से ग्रो करता है। इसका लिमिटेशन क्या होता है, क्यों नहीं आप यूज़ करते हैं, क्योंकि देयर इज चांस कि हेयर ग्रो कर जाए और लॉन्गर ऑपरेटिव टाइम रहता है और कॉस्मेटिक डिस्टॉर्शन के भी चांसेस रहते हैं। फिर उसके बाद हम बात करें मसल असिस्टेड यूरेथ्रोप्लास्टी में जो रहता है, ये हम लोग इस्कीमिक या रिकरेंट स्ट्रक्चर रहता है तब करते हैं। और सबसे पहले हम लोग डार्टोस यूज़ करते हैं, वो नहीं है तो ट्यूनिका वेजाइनलिस, बल्बो स्पॉन्जियोसस और फाइनली ग्रेसिलिस, ये सब मसल्स यूज़ कर सकते हैं। ये सब यूज़ करते हैं हम लोग, रिकरेंट स्ट्रक्चर हो रहा है पेशेंट को और मल्टीपल फेलियर्स हो चुके हैं, रेडिएशन इंड्यूस फाइब्रोसिस है, या पेशेंट को BXO है और स्पॉन्जियोसम जो है अच्छा नहीं है, तो और फिस्टुला प्रिवेंट करने के लिए आफ्टर रीडू ग्राफ्ट, तो इससे होता क्या है, इनहांस्ड ग्राफ्ट अपटेक होगा और फिस्टुला का रिकरेंस कम हो जाता है। ऐसे केस में हम करते हैं। फिर अगर हम बात करें पोस्टीरियर यूरेथ्रोप्लास्टी, पोस्टीरियर अगर पेल्विक फ्रैक्चर और यूरेथ्रल डिसलोकेशन या इंजरी रहती है PFUI, तो ऐसे केसेस में हम लोग टर्नर बार्बरिक के अप्रोच से करते हैं। सबसे पहले हम लोग इंसिजन देते हैं, इंसिजन देके पहले बल्बर यूरेथ्रा जो रहता है उसको मोबिलाइज करते हैं, तो इसको बोलते हैं बल्बर मोबिलाइजेशन। बल्बर मोबिलाइजेशन जब करते हैं तो यहाँ पे ये अटैच्ड है, तो इसको भी मोबिलाइज करके क्रूरा को सेपरेट करते हैं, तो इसको बोलते हैं क्रूरल सेपरेशन। क्रूरल सेपरेशन करते हैं, तो क्रूरल सेपरेशन करने के बाद ये ज़्यादा ऊपर तक नहीं खींच पाता है, तो ये जो प्यूबिक बोन है उसको भी रिमूव कर देते हैं बाय इंफीरियर प्यूबेक्टमी। तो इंफीरियर प्यूबेक्टमी करते हैं और फिर जो यूरेथ्रा है उसको क्रूरा के साइड से, लेटरल साइड से ले आके ऊपर रीरूट कर देते हैं, तो इसको सब सुप्रा क्रूरल रीरूटिंग बोलते हैं। तो क्या क्या मेन स्टेप होता है, क्रूरल सेपरेशन, सुप्रा क्रूरल रीरूटिंग, इंफीरियर प्यूबेक्टमी। इसका भी सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 85 से 90% होता है। और इसको करने से पहले पेशेंट को यूरेथ्रल ड्रेस देते हैं, फोलिस कैथेटराइजेशन जो रहता है, फोलिस कैथेटराइजेशन विद द हेल्प ऑफ SPC करते हैं और डिलेड रिपेयर करते हैं 3 to 6 मंथ आफ्टर द इंजरी। पेशेंट को इसमें जो रहता है मेन कॉम्प्लिकेशन क्या रहता है, ED और इनकॉन्टिनेंस का रहता है, क्योंकि स्फिंक्टर इंजर्ड होने के चांसेस होते हैं। फिर अब बात करते हैं पेरिनियल यूरेथ्रोस्टमी, तो ये दो तरीके से करते हैं। पहला रहता है U शेप जो इंसिजन दे रहे हैं, या Y शेप, तो ये जो रहता है ये रहता है ब्लैंडीज टेक्निक। इसमें स्किन इंसिजन जो रहता है U शेप का देते हैं, या अगर 7 शेप अगर दे रहे हैं तो ये रहता है जॉनसन। तो ब्लैंडीज या जॉनसन टेक्निक से रहता है, ये यूजुअली करते हैं पैन यूरेथ्रल, अगर किसी का स्ट्रक्चर है उस केस में देते हैं, या किसी की बहुत बार सर्जरी कर चुके हैं और स्ट्रक्चर सर्जरी फेल हो गया है, तो पेशेंट को अभी भी यूरिन पास कराना है हमें, तो ऐसे केस में हमें पेरिनियल यूरेथ्रोस्टमी करना रहता है। या कोई पेशेंट ऐसा है जो यूरेथ्रोप्लास्टी के लिए फिट नहीं है, काफ़ी बूढ़ा है, तो ऐसे में करते हैं। तो ओवरऑल अगर हम सक्सेस रेट की बात करें तो EPA का सक्सेस रेट ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा है 95%, जबकि अगर BMG की बात करें तो 90% रहता है। और सब प्रोसीजर जो रहता है वो उनका ऑलमोस्ट 85 से 90% के बीच में रहता है, कम ही रहता है। DBIU की बात करें, अगर पहली बार कर रहे हैं तो 60% रहता है, और मल्टीपल करते हैं तब तो बहुत ही कम हो जाता है, लेस देन 20% रहता है। तो अगर हम बात करें कि 1.5 सेंटीमीटर से जो ऊपर स्ट्रक्चर है, तो उसके केस में जो EAU है वो रिकमेंड करता है प्राइमरी यूरेथ्रोप्लास्टी रादर देन DBIU। तो हमें यूरेथ्रोप्लास्टी करना रहता है फॉर स्ट्रक्चर मोर देन 1.5 सेंटीमीटर। फॉलोअप कैसे करते हैं, फॉलोअप जो रहता है 3 मंथली फॉलोअप रहता है, 2 साल के लिए करते हैं। उसके बाद पेशेंट को फिर एनुअली बुलाते हैं। तो फॉलोअप के लिए हम लोग पेशेंट का सिम्टम स्कोर यूज करते हैं। सिम्टम स्कोर क्या होता है, सिम्टम स्कोर देख लेते हैं। सिम्टम स्कोर जो रहता है IPSS स्कोर जो अब बना है, वो पहले अमेरिकन न्यूरोलॉजी का सिम्टम स्कोर था। उसमें जब हमने क्वालिटी ऑफ लाइफ क्वेश्चन ऐड कर दिया तो उसको IPSS स्कोर बोले जाते हैं। जो शुरुआत के ये क्वेश्चन होते हैं वो सिम्टम स्कोर है। तो बेसिकली इसमें जो रहता है 7 क्वेश्चन होते हैं। 6 क्वेश्चन जो रहता है वो तो हाउ ऑफन वाले रहते हैं, और जो नॉक्टूरिया का क्वेश्चन होता है वो हाउ मेनी टाइम्स वाला होता है। तो हाउ ऑफन आप क्वेश्चन किस किस के लिए पूछते हैं, पहला फ्रीक्वेंसी के लिए पूछते हैं, दूसरा अर्जेंसी के लिए पूछते हैं, तीसरा नॉक्टूरिया के लिए जो रहता है हाउ मेनी रहता है टाइम्स, फिर उसके बाद पुअर स्ट्रीम के लिए पूछते हैं, फिर इनकम्प्लीट जो रहता है, इंटरमिटेंसी रहता है, और सेंस ऑफ इनकम्प्लीट और स्ट्रेनिंग। तो ये क्या रहता है, फन पेस, इसके लिए बेसिकली ये बनाया गया है टू इवेलुएट द लर्न। फन जो रहता है स्टोरेज सिम्टम्स रहता है, पेस जो रहता है अवॉइडिंग सिम्टम्स रहता है। और ये दोनों किसके सिम्टम्स हैं, लर्ट्स के सिम्टम्स होते हैं। और इसमें जो नॉक्टूरिया रहता है वो हाउ मेनी टाइम्स रहता है। सारा जो स्कोर रहता है
एटलीस्ट 1 मंथ का ड्यूरेशन लेते हैं। तो इन द पास्ट मंथ, कोई भी क्वेश्चन जो रहता है अभी 1 दिन या 2 दिन से पहले का सिम्टम्स नहीं लेते हैं, जितने भी स्कोर रहते हैं उसको लेते हैं इन द पास्ट मंथ कि 1 महीने में आया है कि नहीं। तो यूजुअली जो रहता है, अगर हम इसको IPSS कब बोलते हैं, जब इसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ क्वेश्चन भी ऐड कर देते हैं, तब इसको IPSS बोलते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ में रहता है कि क्या आपको कैसा लगेगा अगर पूरी जिंदगी आप इसी बीमारी के साथ ऐसे स्पेंड करोगे, ऐसा क्वेश्चन रहता है, और उसमें स्कोरिंग भी ज़्यादा हो जाती है। फिर ये जो 7 जो क्वेश्चन रहते हैं, टोटल स्कोरिंग कितना होता है, मैक्सिमम 5 रहता है। तो मैक्सिमम कितने रहते हैं, 7। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो जाए स्कोर, 7 × 5 35। तो 1 to 7 स्कोर जो रहता है माइल्ड सिम्टम्स रहता है, 8 to 19 मॉडरेट, और 20 to 35 सीवियर रहता है। तो ये रहा AUA सिम्टम स्कोर। तो हम लोग पेशेंट का सिम्टम चेक करते रहेंगे। दूसरा, पेशेंट का फ्लो रेट चेक करते रहेंगे यूरोफ्लो पे। अगर 15 ml से ज़्यादा है तब तो ठीक है, और ये चीज़ जो है हम लोग सिस्टोस्कोपी कंफर्म कर सकते हैं अगर उसका फ्लो रेट कम हो रहा है। तो फेलियर कब कहते हैं, फेलियर की डेफिनेशन होती है अगर Qmax जो फ्लो रेट है 10 ml से कम हो गया है, पेशेंट को इंटरवेंशन करने की ज़रूरत पड़ रही है, और एनाटॉमिकल नैरोइंग हो गया, या सिम्टम का रिकरेंस हुआ है। तो 4 चीज़ें देखते हैं फेलियर के लिए। पहला है नीड फॉर री इंटरवेंशन, दूसरा है एनाटॉमिकल नैरोइंग, तीसरा है Qmax लेस देन 10, और चौथा है सिम्टोमेटिक रिकरेंस। तो सिम्टोमेटिक रिकरेंस हो रहा है तो करते हैं इस तरीके से। तो अब बात करें नया कॉन्सेप्ट क्या है, तो अब नया कॉन्सेप्ट की बात करें तो डबल फेस BMG यूज़ करते हैं। इसमें हम लोग डॉर्सल और वेंट्रल साइड दोनों साइड BMG लगाते हैं। ये यूजुअली मोर देन 3 सेंटीमीटर जो स्ट्रक्चर रहता है उसमें यूज़ करते हैं। फिर लिंगुअल म्यूकोसा ग्राफ्ट जो रहता है बकल म्यूकोसा का अल्टरनेटिव की तरह यूज़ कर रहे हैं। फिर हम लोग जो यूरेथ्रोप्लास्टी है, मसल प्रिजर्विंग और नॉन ट्रांजेक्टिंग यूरेथ्रोप्लास्टी करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे जो रहता है मस्कुलरिटी मेंटेन रहती है। फिर रोबोट का भी यूज़ किया जाने लगा है यूरेथ्रोप्लास्टी, और वो भी इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स जो PFUDD है उसमें हम लोग रोबोट का यूज़ कर रहे हैं। फिर अगर हम बात करें गाइडलाइंस की, तो उसमें जो रहता है इंडिविजुअलाइज रिकंस्ट्रक्टिव चॉइस होता है। कोई भी सर्जिकल मेथड जो रहता है गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं होता है कि हमें उसे ही फॉलो करना है।